अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 13 स्टार्ट कर दिया जी हमने कैफ 1 का। रिवैल्यूएशन चल रही थी। क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा दिया था उसमें? 55 मैंने खुद कराया था। ओके 56 तो मैं बिल्कुल नहीं करा रहा। 57 जरा क्विकली यहीं पे कर लेते हैं। अब 58 जो है वो बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 58 में, बल्कि 58 भी यहीं पे हो जाएगा। बेसिकली तो हम 59 को आज टारगेट करेंगे ना। 3 रिवैल्यूएशन वाला है और है भी 2-2 साल के बाद, ठीक है। लंबा सा सवाल है लेकिन 57 पहले कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 साल के बाद ही ना रिवैल्यूएशन। डेट ऑफ परचेज रकम 10 है, कॉस्ट 100 मिलियन है, लाइफ 10 साल। शुरू करेंगे काम। तो अपनी सबसे पहले वर्किंग करते हैं। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट का नाम तो कोई था, रिवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। चैलेंज जी। किस दिन खरीदा एसेट? यकम जनवरी 10 है मेरे ख्याल से। कॉस्ट 100। जी मैं क्वेश्चन नंबर 57 कर रहा हूँ। अच्छा जी, लाइफ 31 दिसंबर 10 पर डेप्रिसिएशन 100 डिवाइड बाय 10, 10 आ गया और बुक वैल्यू आ गई 90। कर दे रिवैल्यू? नहीं, तो 12 के पहले दिन जाकर रिवैल्यूएशन हो रही है, तो इसको भी ले आए। एक और साल आगे 31 दिसंबर 11 डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड है, दोबारा फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बच गया जनाब 8। अच्छा, अभी करते हैं एंट्रीज। भाई कह रहे हैं पास कर लें क्या? वैसे तो दिल यही था कि चलो आज भी ऐसे ही कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं। यहाँ तक कर लेते हैं एंट्रीज, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड, यार जरा दूसरा पेन निकाल दो। ये फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, यकम जनवरी 10 पे एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट 100 रुपए से। और फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये तो ऐसे ही आप मुझसे टाइम ज़ाया करा रहे हैं ना। 31 दिसंबर 10 पे डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दी आपने। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। उसके बाद अगला साल सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री है। ऐसा करते हैं ना, इन दोनों सालों को ऐसे अलग रख लेते हैं, इनमें कोई रिवैल्यूएशन नहीं होगी आगे, ताकि आमने सामने चल सकें। 31 दिसंबर 11 का साल आया, पहली एंट्री कोई नहीं, दूसरी एंट्री होगी 31 दिसंबर 11 पर डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेशन क्रेडिट। जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं हम ये काम, ठीक है जी। लेंस उसके बाद 12 का साल शुरू हुआ, तो साल के पहले ही दिन रिवैल्यूएशन हो रही है, तो एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेते हैं। ये अगर इस तरह से लिखा हो नजर आएगा ना, ठीक है। तो यकम जनवरी 12 ना यार, ये बैग तलवार बदल के देखते हैं क्या। मुझसे बोलो, ये वाली बात मुझे बोलो। अच्छी लगी मुझे बात, कैसी मुझे बोलो हैं? अच्छा जी। यकम जनवरी 12 पे एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेते हैं जी बच्चों। रीवैल्यू होकर एसेट 120 पे चला गया। अच्छा, क्या ये बात जरूरी है कि पहली बार में सरप्लस ही आएगा? पहली बार भी तो लॉस आ सकता है, पता होना चाहिए। बस उसूल अपने कायम रखने हैं अपने पास, जो मर्जी होता रहे। 120 पे एसेट चला गया तो कितने से बढ़ा? 40 रुपए बढ़ा है ना। रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया बैलेंस से, और ये सरप्लस के कॉलम में आपने लिख दिया, ठीक है जी। और मैं तो कहता हूँ यूं कर लें कि पूरी एंट्री जो है ना, वो पूरे साल की एंट्री पर कम से कम आ जाए, फिर थोड़ा सा इस पे भी आ जाएंगे, कोशिश करके कि पूरी वर्किंग करके एक ही बार एंट्री किया करेंगे, ठीक है जी। चलो, अब रीवैल्यू हो गया ऐसे, अब क्या करें? डेप्रिसिएशन के लिए डेट पहले ना डालें, मशवरा ये था। अब किसको डेप्रिशिएट करना है? रिवैल्यूड अमाउंट है 120, इसको डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ से। रिमेनिंग लाइफ जरा ध्यान से निकाला करें, इसकी प्रैक्टिस करते रहे। हालांकि आपको नजर आ रहा है सवाल में, लेकिन हम जो बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि सवाल में हमें यूं नहीं स्टार्ट से लेकर चला करेगा, बीच में किसी साल में खड़ा कर दिया करेगा सवाल में। तो इसलिए ये वर्किंग तो नॉर्मली वही होती है, ठीक है। तो वर्किंग से आपने काउंट करना है। तो रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर, यानी यकम जनवरी 12 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। अब यकम जनवरी 10 को एसेट आया, तो यकम जनवरी 11, यकम जनवरी 12, कितने साल गुजर गए? ओरिजिनल लाइफ 2 गुजर गए, तो रिमेनिंग, ये जो बात है ना, ओरिजिनल लाइफ हम 10 पकड़ते हैं,
हर बार यही ओरिजिनल लाइफ 10 पकड़ेंगे जब कभी रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे। इसके लिए आपके असल सवालों में जो पास पेपर के सवाल, जो एग्जाम लेवल का सवाल होता है, उसके अंदर एक लाइन लिखी हुआ करती है कि द एस्टिमेट ऑफ लाइफ, ओरिजिनल लाइफ इज अनचेंज्ड, यानी जो ओरिजिनल लाइफ 10 थी ना वो चेंज नहीं हुई। इस बारे में सवाल में एक लाइन नॉर्मली 99% क्वेश्चन में लिखी होगी, नहीं लिखी होगी तो हम अज्यूम ये करेंगे, वैसे लिखी होती है हर सवाल में, ठीक है ना। तो 10 में से 2 गए तो बाकी, तो ये जनाब 8 पे आपने डेप्रिशिएट करना है। कितना आता है जी? अच्छा, साथ ही नशर भी कर दें, अशर किया तो साथ ही नशर भी कर दें। जैसे जैसे एसिड खत्म हो वैसे वैसे सरप्लस भी खत्म हो। ये तो होगी ना ऐसे शॉर्टकट वाली बात, ठीक है, ताकि पर्चे में ये एंट्री फौरन हो जाए, याद भी रहे। लेकिन असल कहानी लॉजिक सारी आपको दी थी वो ये कि एसिड अपवर्ड रीवैल्यू हुआ, सरप्लस आया, सरप्लस आउटसाइड पीएनएल है, लेकिन उसकी वजह से डेप्रिसिएशन जो एक्स्ट्रा चार्ज हुई, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, वो इनसाइड पीएनएल पड़ी है। तो उस एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट कम हुआ है, तो रिटेन अर्निंग्स में प्रॉफिट को नहीं छेड़ सकते, पीएनएल को कैसे छेड़ सकते हैं? पीएनएल के अंदर तो वो एसिड बढ़ा हुआ है, वही डेप्रिशिएट होना है, उसी की डेप्रिसिएशन आनी चाहिए। अभी आज हम देखेंगे, आज तो नहीं, कल तक नोट पे पहुंच जाए। वैसे एसिड का लेजर तो हमने देखा है, एसिड का लेजर जब रीवैल्यू हो जाता है एसिड तो क्लोजिंग डेट पर रीवैल्यू अमाउंट शो कर रहा होता है। तो जब रीवैल्यू, जी बेटा, अच्छा अच्छा जी, थोड़ी सी अड़ंगी जरा देर से देनी थी। कहाँ था मैं, देखो रट्टा भूल गया मुझे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एसेट अकाउंट आपको नजर आ रहा है कि रीवैल्यूड अमाउंट है। लेजर बनाते थे ना, लेजर में क्या नजर आ रहा है? रीवैल्यूड अमाउंट। अब लेजर ही क्लोजिंग बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट में नजर आता है, यानी नोट में नजर आएगा और बैलेंस शीट में जाएगा। तो जब एसेट रीवैल्यूड अमाउंट पे पड़ा है ना, तो उसको डेप्रिशिएट उसी अमाउंट को करना होता है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम नहीं छेड़ते पीएनएल के अंदर, लेकिन अब मसला तो है ना कि रीवैल्यूएशन सरप्लस आउटसाइड पीएनएल है और उसकी वजह से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का असर पीएनएल को पड़ गया, इनसाइड पीएनएल पड़ा है। तो उसका असर निकालने के लिए हम चेंज इन इक्विटी के अंदर आकर ये ट्रांसफर की एंट्री करते हैं, जिसमें हम कहते हैं प्रॉफिट कम हुआ है, मतलब रिटेन अर्निंग्स कम होगी ना, प्रॉफिट जो कम हुआ तो उसका असर हमने चेंज इक्विटी में जाकर जो है वो निकाला। कैसे? प्रॉफिट को बढ़ानी, रिटेन अर्निंग्स को बढ़ाना है और सरप्लस को कम कर देना। तो हमने कहा तुम्हारी वजह से, वो कहता है तुम्हारी वजह से ये नुकसान हुआ तो वापस करो, तो सरप्लस डेबिट। तो ये सारी कहानी आपको पता है, लेकिन यहाँ तक बस सीख लिया, बस ठीक है, उसके बाद कहानी खत्म। आखिर में एक लाइन लिखवा दी थी कि अगर सरप्लस का बैलेंस पड़ा हुआ तो फिर 2 एंट्रीज होंगी, तो दूसरी एंट्री की फिगर निकल रही थी जी, बोले 15 और फिर वहां पे 5 होगा, ठीक है। अच्छा, ये नजर भी आ जाता है आपको, ये 10 थी और ये 15, आम हालात में डेप्रिसिएशन 10 थी और ये क्या हो गई 15। लेकिन ये इसलिए भी नहीं उसूल बना सकते और ये हर जगह इसलिए भी नहीं चलता था क्योंकि जब कभी जो कि अभी तक नहीं हुआ, ओरिजिनल लाइफ का एस्टीमेट बदल जाए तो फिर ये डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। बहरहाल चलें, छोड़ें इस बात को, देखेंगे इंशाल्लाह। 31 दिसंबर 12 पर बुक वैल्यू क्या आ गई? 105, और बुक वैल्यू ही है सरप्लस की भी। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ एसेट की बुक वैल्यू होती है? बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट का कोई भी आइटम जो बैलेंस शीट में जिस वैल्यू पर नजर आएगा, कैरी जिस वैल्यू पर कैरी हो रहा है, जिस बुक्स के अंदर जिस पे नजर आ रहा है, तो ये सरप्लस की बुक वैल्यू है और ये एसेट की बुक वैल्यू और ये रिवन सरप्लस की बुक वैल्यू। तभी तो रिवन सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस वो लेजर में क्लोजिंग आ रहा था और वही क्लोजिंग जो है बैलेंस शीट के फेस में इक्विटी के ऊपर भी आप वही दिखाते हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें समझ रहे हैं ना। फॉर द ईयर एंडेड ये यहाँ पर करना शुरू कर देते हैं। अब सारे अब रिवैल्यूएशन एक बार होगी ना तो इनको आमने सामने चला लेंगे। 31 दिसंबर 2000, तो 12 वाले साल के अंदर, वो साल जो 12 में एंड हुआ, उस साल में रिवैल्यूएशन साल के पहले दिन हुई, तो 1 जनवरी 12। हाँ जी, एंट्रीज में क्या करना है? रिवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज, पहली ट्रांसफर की, दूसरी सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की। तो ट्रांसफर की एंट्री क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, एंट्री तो यही रहेगी। अब 20 कहां से देखा आपने? यहां से देखा। आज यहां से नहीं देखना, आज यहाँ पे पाबंदी लग गई, ठीक है। आज हम इससे भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब नहीं, वो भी इसलिए कि आगे जाके मुश्किल होनी है, याद रखने वाली बात, ठीक है। अभी तक तो यहाँ से पढ़ना आसान है, लेकिन जब एक बार रिवैल्यूएशन हो जाए तो आगे जाकर फिर यहाँ से पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन अगले सवालों में काम आएगा, ठीक है। गर्मी तो नहीं लगी आप लोगों को? 25 पे कर दें, थोड़ा सा देखते हैं काम चलता है या नहीं, ठीक है। 24 पे कर दें। अच्छा जी, अब एक्यूमुलेटिव निकालनी है किस दिन खड़े होकर? 1 जनवरी, जिस दिन रिवैल्यूएशन हो रही है उसी दिन ट्रांसफर की एंट्री करनी है ना। तो हमने इससे ऊपर नजर उठाकर देखना है, अगर ये एसेट इससे पहले कभी रिवैल्यू नहीं हुआ तो इसकी मतलब एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर क्या पड़ा होगा? डेट ऑफ सेल से डेट ऑफ रिवैल्यूएशन तक की एक्यूमुलेटेड, सॉरी डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ रिवैल्यूएशन तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कभी रिवैल्यू नहीं ना हुआ, अगर कभी एसेट रिवैल्यू हो जाए तो उसकी तो सारी डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होकर नील हो जाती है। तो ये बात अब अगली रिवैल्यूएशन पे इरेलेवेंट हो जाएगी। फिलहाल तो ये बात इरेलेवेंट है, लेकिन फिर भी असूल बना रहे हैं ना। क्या किस दिन खड़े होकर हमें ट्रांसफर की एंट्री करनी है? रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर। रिवैल्यूएशन दिन खड़े होकर आपने सर्किल में ऊपर देखना है, ये एसेट कभी रिवैल्यू तो नहीं हुआ। अगर ये एसेट कभी रिवैल्यू अपनी जिंदगी में नहीं हुआ तो फिर एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर डेट ऑफ परचेज से इस दिन तक की डेप्रिसिएशन इकट्ठी हुई पड़ी होगी। ये डिसाइड करके आप इधर आकर देखेंगे तो आपको 2 डेप्रिसिएशन नजर आएंगी, 1, 2, दरमियान में 2 डेप्रिसिएशन। तो कितनी डेप्रिसिएशन आज तक हो चुकी? 10 और 10 20, और ये पड़ी है क्योंकि ये कभी भी रिवैल्यू नहीं हुआ इससे पहले, तो इसलिए ये एक्यूमुलेट हुई पड़ी है, इसको ट्रांसफर करना। ये बात समझ आई, ठीक है। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता मजीद पक्के भी होते जाएंगे। आखिरी बात सुने, हमने इस दिन खड़े होकर एसेट को रिवैल्यू करना था। मैंने आपको कहा था ट्रांसफर की एंट्री वर्किंग से नजर नहीं आती ना, इसलिए इसको ऐसे ढूंढना पड़ता है, ठीक है। इस दिन खड़े होकर क्या देखेंगे? ये एसेट इससे पहले कभी रिवैल्यू तो नहीं हुआ। अगर रिवैल्यू, अच्छा पूरी बात सुन तो ले चले, अभी अप्लाई कर लेते हैं आधी सी बेशक। यहाँ खड़े होकर हमने देखा ये एसेट कभी जिंदगी में रिवैल्यू नहीं हुआ, तो फिर डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ रिवैल्यूएशन तक की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई पड़ी है। और अगर कभी खुदा ना खास्ता ये एसेट इस डेट से पहले रिवैल्यू हुआ होगा तो फिर लास्ट रिवैल्यूएशन पर तो सारी डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होकर नील हो गई थी ना। तो फिर उस सूरत में
एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर लास्ट रिवैल्यूएशन से 30 दिन तक की डेप्रिसिएशन इकट्ठी पड़ी हुई, ठीक है ना, सही है। अभी क्या है, इस दिन आपने देखा कोई रिवैल्यूएशन, इससे पहले इसकी जिंदगी में कोई रिवैल्यूएशन नहीं आई, तो डेट ऑफ परचेज से यकम जनवरी 12 तक की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई पड़ी है। तो यहाँ से आकर देख लो, आपको अगर ऊपर नजर तो आ रही है 2 डेप्रिसिएशन। तो भाई जब 10वें साल में जाकर बीच में घुसाकर उसने कहा इस साल की एंट्रीज कर दो, तो कैसे देखोगे, तो देखना पड़ता है डायरेक्ट भी, ठीक है। चलो अच्छा जी, तो कितनी डेप्रिसिएशन इकट्ठी हो चुकी है, आज हमने एंट्री से नहीं देखा, थोड़े से और बड़े हो गए। ट्रांसफर की एंट्री, उसके बाद अब इसी वर्किंग से देखो, वर्किंग से देखो, एसेट प्लस बढ़ रहा है, एसेट बढ़ा और सरप्लस भी बढ़ा, एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई से होकर आएगा, लेकिन मैंने अभी वो वाली बात नहीं की, अभी काम चल रहा है, ठीक है। तो एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, ठीक है। डेट दोबारा क्या लिखनी, सेम डेट में, एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, कितने से जी 40। नहीं जी, एसेट रिवैल्यू हो गया, बोलो। ऐसा करते हैं यहाँ पे ना 3-4 लाइनें में छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगली दफा ज्यादा, बल्कि 3 लाइन चल जा भाई। ले जी नेक्स्ट, ये रैंड आया, आपने क्या करना है, एसेट को डेप्रीशिएट। तो 31 दिसंबर 12 पे पहली एंट्री आपकी फेवरेट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, कितने से जी 15 से। आम हालात की निस्बत डेप्रिसिएशन 5 रुपए से ज्यादा आ गई। अगर आम हालात की निस्बत डेप्रिसिएशन 5 रुपए से ज्यादा हो जाए तो फिर हमें इस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है सरप्लस से रिटेन अर्निंग में। सारी लॉजिक अब साइड पे करो, ठीक है ना। तो और दूसरी जरा उससे भी शॉर्टकट बात क्या थी, सरप्लस का चूंकि बैलेंस नजर आ रहा है नजर 40, तो फिर ये जो 5 रुपए है इसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन के साथ ही। क्या एंट्री सीखी थी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। जी 5 लें जी, ये जनाब आपकी पहले साल की एंट्रीज डन। तो मसला, तो 2 साल बाद रिवैल्यूएशन हो तो भी कोई मसला नहीं है, अपने असूल वही रहने हैं, हमें से क्या 2 साल बाद हो 10 साल बाद हो, ठीक है। आगे बढ़े जी। उसके बाद जनाब अगली ब्रेक कब लग रही है, जाकर 1 जनवरी 14 पे रिवैल्यूएशन हो रही है, तो पहले वहां तक पहुंचे भाई। ये असूल याद रखना है, कुछ भी में जो हो रहा है चेंज हो रहा है, कभी कहेगा फलां दिन जाकर इंपेयरमेंट टेस्ट लगाएं, एसेट इंपेयरमेंट से गुजारना है, फिर पहले उस दिन तक पहुंचेंगे फिर अगला काम करेंगे, आगे आ रहा है टॉपिक, ठीक है। ऐसे ही फलां दिन एसेट रीवैल्यू हो रहा है, जैसे अभी आज तो मेरा दिल नहीं ना ही करेगी 3 रिवैल्यूएशन वाला सवाल करना है ना, उसके बाद ये भी स्टार्ट ऑफ द ईयर है, तो ईयर एंड रिवैल्यूएशन, हालांकि कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ डेट वक्त स्टेज बदलनी है रिवैल्यूएशन की, लेकिन फिर भी मेरा तजर्बा ये है कि अगर एक ही दिन करवा दें तो फिर 4 टायर कुत्ते टाटे हो जाने, ठीक है ना। तो वो कल कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आज मैं स्टार्ट ऑफ द ईयर पे रिवैल्यूएशन को रखूंगा, ओके। मुश्किल नहीं है, बट सेम डे पे मुश्किल हो जाता है जी। उसके बाद अब क्या करें जी, डेप्रिशिएट करें दोबारा 31 दिसंबर। अब दोबारा मैं फॉर्मूला लिखने का वक्त जाया नहीं करता, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 5, 15 और 5 उसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। वक्त बच रहा है ना, डेप्रिशिएशन का फॉर्मूला क्यों दोबारा लिखें, लिखा तो हुआ है जी। बुक वैल्यू 90 और 30, लो जी साल एंड हो गया। अब साल हम वर्किंग कर रहे हैं ना, साल बाय साल, तो फॉर द ईयर एंडेड जी। वालेकुम सलाम भाई। मैं माजरत चाहता हूं, मैंने कहा था फॉर्मूला सेम है इसलिए ना लिखें। एक मिनट मैं लिख के बात करूंगा, ऐसे कैसे। अब मैं मासूम बच्चा, मैं भूल गया, मुझे ना पता था। सवाल वाला भाई जरा नजर आ जाए, ओके जी भाई। एक बार एसेट रीवैल्यू हुआ तो हमने उसको रीवैल्यू करने के लिए अब ओरिजिनल वाली कॉस्ट या बुक वैल्यू हम यूज नहीं कर सकते, एसेट की वैल्यू बदल दी ना हमने, अब 120 पे एसेट आ गया। तो रेलेवेंट क्या है, मैंने जिस दिन ये काम पहली बार करवाया तो मैंने यूं करके फॉर्मूला लिखा था कि अब डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बन गया रीवैल्यूड अमाउंट ओवर रिमेनिंग लाइफ। ये बात समझ आती है तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलूं। ये समझ आ गई बात। अब 1 जनवरी 12 को रीवैल्यू हो गया एसेट, अब उससे ऑनवर्ड्स अगले 8 साल तक अगर दोबारा ना कुछ रिवैल्यूएशन हो, ना कोई एस्टीमेट चेंज हो, तो यही सेम फॉर्मूला चलेगा, क्योंकि मेथड स्ट्रेट लाइन है। हर साल 15-15 रुपए से एसेट डेप्रिशिएट होगा और सरप्लस 5-5 से कम होगा, और अल्टीमेटली 8वें साल के एंड में, चूंकि रेजल वैल्यू सवाल में गिवन नहीं है, तो 0 हो जाएगी, यानी कि एसेट खत्म हो जाएगा 8 साल में। तो ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड है ना बेटा। आप जो बात कर रहे हैं वो है बुक वैल्यू मेथड। बुक वैल्यू यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो हम बुक वैल्यू को पकड़कर उससे डिवाइड करते 8 को, ठीक है ना जी बेटा। वो स्ट्रेट लाइन की ना खसूसियत है भाई, ये कहना चाह रहे हैं असल में कि हम हर साल ही बुक वैल्यू पकड़ते जाएं और हर साल रिमेनिंग लाइफ निकालें। ये वैसे किसी वक्त आगे जाके बताना था जब सवाल में जरूरत पड़नी थी, अभी जरूरत नहीं है, इसी जबानी बता रहा हूं, अप्लाई नहीं कर रहा। जबानी ये बात है कि स्ट्रेट लाइन मेथड की ना एक खसूसियत है कि अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट को लाइफ से डिवाइड करें, जैसे ये है ना 120, चलो ये रिवैल्यूड अमाउंट 120 को 8 से डिवाइड करते जाएं हर साल, या आप इधर 120 को आपने 8 से डिवाइड किया ना, जो बुक वैल्यू है इसको फिर आगे 7 से करें, फिर जो बुक वैल्यू है उसको 6 से करें, जो बुक वैल्यू यानी कि आप ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करें या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेफिनेशन सेम आती है, तो इसमें कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस तरह से आप कंफ्यूज करेंगे किसी दूसरे मेथड को। हमारा असूल क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल फॉर्मूला सेम रहेगा,
या यूं कहते थे हर साल कॉस्ट यूज होगी। अब वो कॉस्ट मॉडल बदल के रिवैल्यूएशन मॉडल हो गया ना, तो अब वो एसेट की ओरिजिनल 100 कॉस्ट अब रेलेवेंट नहीं, अब एसेट 120 पे आ गया। अब अगर दोबारा कोई रिवैल्यूएशन ना हो तो ये 120 ही है एसेट की वैल्यू, जिसको आप 8 पे डिवाइड करते जाएं हर साल। बुक वैल्यू को भी रिमेनिंग लाइफ डिवाइड करें तो आंसर सेम आता है, लेकिन उससे कंफ्यूजन ये हो सकता है कि ये क्या, ये बुक वैल्यू मेथड तो नहीं है। तो कहीं मजबूरी होगी तो ये काम करेंगे हम, जहां जरूरत पड़ेगी, लेकिन वहां पर जाकर बता भी दूंगा। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फॉर्मूला सेम रखना है। रिमेनिंग लाइफ सिर्फ तब निकालेंगे जब एस्टीमेट चेंज हो या रिवैल्यूएशन हो, या कल को एक और चीज होगी, रिवैल्यूएशन हुई है तो फिर हमने रिमेनिंग लाइफ निकाली है उस दिन खड़े होकर। उसके बाद दोबारा रिवैल्यूएशन ना हो, एस्टीमेट चेंज हुआ है तो हम ये जो कर रहे हैं वो तो बोल सकते हैं। एस्टीमेट चेंज हुआ है तो जिस दिन एस्टीमेट चेंज हुआ है उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकाल ली। ठीक है भाई, एक मिनट ना भाई, वो सवाल चल रहा हो तो 20 मिनट ना बोलो उसके साथ, छोटे बाल वाले भाई जी। अगर रिवैल्यूएशन हुई है या कुछ भी चेंज एस्टीमेट आया था तो हमने चेंज एस्टीमेट के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकाल ली थी। उसके बाद मैंने वहां पे भी ये जुमला बोला था कि अगर आइंदा कोई चेंज इन एस्टीमेट ना आए, कोई और गड़बड़ ना हो, तो ये जो लाइफ निकल आई अब ये बुक वैल्यू और ये रिमेनिंग लाइफ पर चलेगी। ठीक है, ऐसे यहां रिवैल्यूएशन है, तो जब कोई रिवैल्यूएशन हो या एस्टीमेट चेंज हो तो हम रिमेनिंग लाइफ निकालते हैं, नहीं तो स्ट्रेट लाइन मेथड में कोई जरूरत नहीं, हम हर साल सेम फॉर्मूला लगाते हैं। चलें, ये इंशाल्लाह जरूरत पड़ेगी हमें कहीं पर जाकर ये वाली बात करने की, तो मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, एक एसेट पकड़ूंगा, उसको मैं डेप्सिट करूंगा सेम फॉर्मूला से, कॉस्ट ओवर ओरिजिनल लाइफ से भी और बुक वैल्यू रिमेनिंग लाइफ से भी, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी वहां। लेकिन ये खसूसियत है स्ट्रेट लाइन मेथड की, अगर आप कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से करें डिवाइड या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से करें, आने वाले सालों में आंसर सेम आता है। जैसे यहाँ पे आप करके 105/7 करें तब भी 15 ही आएगा। ठीक है, 90/6 करें तब भी 15 ही आएगा, लेकिन हम 90/6 नहीं करेंगे, हमारा तो एसेट दोबारा बदलने लगा। ओके भाई, को मसला, चले आगे चले। अच्छा, उसके बाद फिर हो गया वो काम जिसका था आपको इंतजार। एक लाइन खाली छोड़ी आपने वर्किंग में और रीवैल्यूड अमाउंट लिख दी। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, हर्ज कोई नहीं है भाई ने जो बात की, लेकिन चीजें ऐसी होती हैं जिनको बुनियाद के अंदर पक्का रखना जरूरी है। ठीक है ना, तो बुनियाद क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड में फॉर्मूला सेम रहता है हर साल। ये फॉर्मूला सेम था, अगर कभी भी रिवैल्यूएशन ना होती, मैं यहां भी लिखता हूं, तो अगले 10 साल ये फॉर्मूला लगना था। क्या ख्याल है, 10 साल तक 10 रुपए करके एसेट खत्म, पारे। एक तब्दीली आ गई, कोई बात नहीं, हमने उसके बाद रिवेल्ड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे पकड़ के डिवाइड कर दिया। अब अगर दोबारा कोई और चेंज एंड एस्टीमेट ना आए या कभी और रिवैल्यूएशन ना हो, अब ये फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन मेथड, ये फॉर्मूला सेम यूज होता जाएगा, यानी हर साल। अब समझे कॉस्ट ये बन गई है ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, ओरिजिनल लाइफ ये बन गई है, तो स्ट्रेट लाइन में करते थे वैसे ही करते जा रहे हैं। कॉस्ट नहीं है रिवैल्यूड अमाउंट, लेकिन ऐसे आसानी के लिए समझा रहा हूं जी। की होया, ओ माय गॉड, एसेट तो पाताल में गिर गया, 50 रुपए से बढ़ गया। संभालो जरा यार, हैं जी, मैंने भी कहा संभालो, फिर तुम बोल रहे हो हैं। मतलब कि मैं कह रहा था कि बस अच्छा नहीं लगता ऐसे, तो मैंने हंसते हंसते कह दिया, मैं बेइज्जत करूंगा तो तुम्हें समझ आएगी जी। सरप्लस आया है या लॉस, खुशी है कि गम, गमों ने आकर देखा कोई इसकी जिंदगी में खुशी वुशी बाकी तो नहीं है, तो बाकी थी कुछ, जितनी थी सबको। तो सबसे पहले आपने लॉस आने पर, प्रॉफिट आने पर लॉस को, लॉस आने पर प्रॉफिट को, ये देखा ही करना है, अनरियलाइज खुशी। ठीक है, तो इसने सबसे पहले इस प्रॉफिट को नील कर दिया, फिर भी लॉस नहीं था, लॉस था, तो बाकी का पीएनएल में। ठीक है जी, यहां तक तो हमने सीखा हुआ था, नई बात क्या की। वैसे अगला सवाल करते तो यहां तक वैसे भी हो जाना था, चलो खैर। ले जी, अब असल में मैंने 13 की एंट्री भी नहीं की, माजरत भाई के, वो सच में एंट्रीज करने गया था, लेकिन भाई ने सवाल किया तो मैं उधर निकल गया। खैर जाओ, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13, तो 13 के साल की एंट्रीज करनी है। तो इधर देखो, 13 में रिवैल्यूएशन हुई, आपको कहा था ये दोनों एंट्रीज किसकी हैं, रिवैल्यूएशन की। दोनों एंट्रीज किसकी हैं, तो अगर रिवैल्यूएशन नहीं होगी तो ये दोनों एंट्रीज नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन एसेट इस्तेमाल तो हुआ है, तो डेप्रिसिएशन होगी, डेप्रिसिएशन की एंट्री एक नहीं दो होंगी, एक नहीं दो होंगी, क्योंकि अभी भी सरप्लस का बैलेंस मौजूद है। 40 आया था, 5 गया, 35 पड़ा था 13 वाले साल में, तो ये जब तक सरप्लस का बैलेंस नजर आता रहेगा हमने दूसरी एंट्री ट्रांसफर की करते रहना है। ठीक है, ठीक है, तो 31 नंबर 12, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से जी, 15 से। और अगली गल जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं, छोटी मोटी माफ कर दिया करो, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ठीक है जी, यानी कि कोई चेंज और ना आती, कोई एसेट दोबारा रिवैल्यू ना होता, जैसे कि अब हो ही गया, लेकिन अगर ऐसा कुछ ना होता तो हर साल ये दो एंट्रीज पड़ती रहती, यहां तक कि 8वें साल के एंड पे एसेट भी खत्म और साथ ही साथ उसका सरप्लस भी खत्म हो। यही तो हम चाहते थे कि जैसे जैसे एसेट खत्म हो साथ साथ उसका सरप्लस भी खत्म हो। वैसे स्टैंडर्ड एक और ऑप्शन भी देता है कि एसेट को खत्म करो, सरप्लस पड़ा रहे, ना छेड़ो, लेकिन कभी आई के अपने थ्योरेटिकली तो इस कॉन्सेप्ट को पूछा, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन कभी सवालों के अंदर उसने ये वाला कॉन्सेप्ट, सवालों में वो यही काम करवाता है, ज्यादा काम करवाता है ना आपसे। ठीक है, हाँ जी, 13 हैज गॉन। अब क्या करें, दोबारा देख लें एसेट को, क्या करना है, रिवैल्यू करना है। चलो, ओह रिवैल्यू भी आपने कर दिया, चलो ठीक है, ठीक है, एक लाइन खाली छोड़ी, रिवैल्यूड अमाउंट निकाली, उसके बाद सरप्लस लॉस रिकॉर्ड करने के बाद अब आपने दोबारा क्या करना है, एसेट को डेप्रिशिएट। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन के लिए आपने लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट को पकड़ना है, रिवैल्यूड अमाउंट नहीं, मैंने अब जुमला और बदल दिया, लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट, क्योंकि आपके आप इसको क्या सकता है, रिवैल्यूड अमाउंट 120 भी है और 120 माजी है। ठीक है, अब आपको 40 को डेप्रिशिएट करना है और रिमेनिंग लाइफ पे करना है।
अब रिमेनिंग लाइफ किस दिन खड़े होकर निकालनी है? रीवैल्यूएशन के दिन। अब इस डेट को पकड़ना है, यहाँ पे खड़े होकर आपने कहना है जी एसेट अगर यकम जनवरी 10 को खरीदा था तो यकम जनवरी, क्योंकि उसने ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि इस दिन ओरिजिनल लाइफ के एस्टीमेट में चेंज हुआ है, तो रिमेनिंग लाइफ हमेशा ओरिजिनल से कंपेयर करके, तो इस दिन खड़े होकर अगर ऐसे यकम जनवरी 10 को खरीदा तो यकम जनवरी 11, 12, इधर ध्यान रखें 13, 14 कितने साल गुजर गए? अगर बातें हो गई तो ध्यान करें जी, 4 साल गुजर गए। ओरिजिनल 10, 4 गए तो बाकी तो 6 साल रिमेनिंग लाइफ है। इसको यूज करेंगे, हशर भी कर देंगे और नशर भी कर देंगे। 20/6, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या आंसर आया जी? 6.7 कर दूं? 7 ही कर दें भाई, कह रहे हैं जान छुड़ाओ, बहुत अच्छी बात है ये तो, क्या ही बात है। और +3, ठीक है जी। अब ये बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 2014 की, बाद में डेट लिखी हमने ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। 30 कहता 37 और 17 नेगेटिव। इंशाल्लाह आज जो 3 रिवाइज वाला सवाल है ना, अल्लाह करेगा उसके बाद इतना टाइम बच जाएगा, मैं आपको 2-4 मिनट में प्रूफ कर दूंगा। इसकी एंट्री तो हमने कल डिसाइड कर लिया था कि नहीं करनी, लेकिन इसको वर्किंग में डालना इसलिए जरूरी है, इसको यहाँ ना लिखें तो आगे जाकर जिसके ना होने की वजह से आगे जाकर हमारा गेन लॉस गलत हो जाता है। तो बस ठीक है, इतनी बात याद रखें, वर्किंग में लिखना जरूरी है, लेकिन एंट्री क्यों नहीं करते लॉजिकली सर ने समझाया हुआ था, ठीक है ना। सरप्लस का बैलेंस पड़ा होगा तो डेप्शन के साथ दूसरी एंट्री होगी, लॉस का बैलेंस होगा, ये लॉस का बैलेंस आना शुरू हो गया, तो इस +3 की एंट्री नहीं होगी। वर्किंग में क्यों लिखना जरूरी है, इंशाल्लाह उम्मीद है आज शाम तक, मतलब आज क्लास के एंड तक पता लग जाएगा, ठीक है। लो जी, एसेट रीवैल्यू हो गया यकम जनवरी 2014 पर, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14। हमें क्या करना है? ट्रांसफर की एंट्री नहीं करनी रिवैल्यूएशन के दिन। रिवैल्यूएशन की तो 2 ही एंट्रीज हैं, रिवैल्यूएशन की तो 2 एंट्रीज हैं, पहली एंट्री ट्रांसफर की, दूसरी सरप्लस लॉस की। अब इस वर्किंग से, क्योंकि देखो एंट्री से देखने में तो 1 मिनट पता लग जाता है आपको, ठीक है ना। पहले फिलहाल मैं वर्किंग से मुश्किल काम कराता हूँ। आप रिवैल्यूएशन का दिन ये बोलो, इस दिन खड़े होकर देखेंगे अगर ये एसेट आज से पहले कभी भी रिवैल्यू ना हुआ तो डेट ऑफ परचेज से इस दिन तक की डेफिनेट इकट्ठी हुई पड़ी होगी, एलिमिनेट कर देंगे। और अगर आज से पहले ये एसेट कभी भी अपनी जिंदगी में रिवैल्यू हुआ तो उस रिवैल्यूएशन का दिन की डेफिनेट तो वैसे ही एलिमिनेट होकर नील हो गई होगी, तो फिर इस दिन कितनी डेफिनेट पड़ी होगी कमर्शियल अकाउंट के अंदर उस लास्ट रिवैल्यूएशन से इस दिन तक की। ये दोनों, ये मैक्सिमम 2 ही सिचुएशन है ना। अगर इस दिन से पहले ये एसेट कभी रिवैल्यू हुआ है, पहले वो दूसरी बात, अगर ये एसेट इस दिन से पहले कभी भी रिवैल्यू नहीं हुआ अपनी पूरी जिंदगी में, तो अक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर डेट ऑफ परचेज से इस दिन तक की डेफिनेट इकट्ठी हुई पड़ी होगी, क्योंकि एलिमिनेशन यानी ट्रांसफर की एंट्री से रिवैल्यूएशन करते हैं ना। बोलो, या एसेट बिक जाता, बिका तो नहीं, हमारे पास ही पड़ा है। तो अगर एसेट कभी भी रिवैल्यू नहीं हुआ तो अक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर डेट ऑफ परचेज से इस दिन तक की डेफिनेट इकट्ठी हुई पड़ी होगी। और अगर ये एसेट कभी अपनी जिंदगी में रिवैल्यू हुआ है तो उस जो लास्ट रिवैल्यूएशन थी उस दिन तक का तो एलिमिनेट होकर नहीं होगा तक का बैलेंस। तो फिर अगर रिवैल्यूएशन हो चुकी है इसकी जिंदगी में आज से पहले, तो फिर उस लास्ट रिवैल्यूएशन से इस दिन तक की डेफिनेट इकट्ठी हुई पड़ी होगी अक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब हमने सवाल में देखा तो हमारा ये एसेट ये रिवैल्यू हुआ है इस दिन। एंट्री से देखो तो 1 मिनट में समझ आ जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाह रहा एंट्री से देखो, मैं तो चाह रहा हूं ऐसे दिमाग के अंदर आप इस चीज को बिठाओ कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। ये यकम जनवरी 12 को रिवैल्यू हुआ है अपनी जिंदगी में, तो उस दिन तक की डेप्रिसिएशन के साथ हमने क्या हशर किया था, या अगर आपने नहीं किया तो जिसने और ने किया होगा, आप इसी साल में शायद अकाउंटेंट बने, तो इस दिन अगर ये रिवैल्यू हुआ है तो इस दिन क्या हुआ होगा इसी एक्यूमुलेशन के साथ? एलिमिनेट हो गई होगी, नील हो गई होगी, ट्रांसफर कर दी होगी एसेट अकाउंट के अंदर। तो इस दिन से ऊपर जाने की जरूरत है, तो फिर एसेट एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर यकम जनवरी 12 से यकम जनवरी 14 तक की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई पड़ी होगी। इन 2 डेट्स को पकड़ो, यहाँ पे आकर देखो आपको दरमियान में जितनी डेप्रिसिएशन नजर आ रही है बस वही एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर पड़ी है। इससे ऊपर वाली तो सारी क्या हो गई थी, एलिमिनेट। तो कितनी डेप्रिसिएशन नजर आ रही है? 2 नजर आ रही है, 15 और 15, यानी 2 साल की डेप्रिसिएशन है ना। 15 और 15 कितना हो गया? 30। तो आपने ट्रांसफर की एंट्री ऐसे वर्किंग से पढ़ के करनी है, ठीक है। तो यकम जनवरी 2014 पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट करेंगे कितने से? 30 से। अच्छा, इस 30 को जैसे हमने वैसे दूसरे तरीके से सीखा था वो भी देख लेते हैं जरा, प्लीज, ठीक है। सादा तरीका, आसान वाला, जिससे मैंने आज करनी कतरा ली, वो क्या है? यार देखो, 10 से क्रेडिट हुआ, 10 से क्रेडिट हुआ, फिर 11 में भी 10 से क्रेडिट हुआ, और 12 के साल पहले दिन कितना पड़ा था कमर्शियल अकाउंट के अंदर बैलेंस? 20 का। एंट्री से देखे तो 1 मिनट पता लग जाता है। तो उस 20 को हमने एलिमिनेट कर दिया, खत्म, डेबिट करके नील, ट्रांसफर कर दिया अकाउंट एसेट अकाउंट तक, बुक वैल्यू पे आ जाए। सही है, यहाँ पे आ गया, हो गया, खत्म। आगे बढ़े, 15 से डेप्रिसिएशन चार्ज की तो एक्यूमुलेशन के अंदर 15 का बैलेंस गया, 30 से देखते जा रहे हैं, ये तो ट्रांसफर खत्म हो गया ना। उसके बाद ये एक्यूमुलेशन क्रेडिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ, और रिविल का दिन आ गया। अब बताओ कितना क्रेडिट हुआ? आपको 10 और 10 भी तो हुआ था, वो 10 और 10 क्रेडिट डेबिट खत्म हो गया था, लास्ट दिन का दिन एलिमिनेट हो गया था। तो यहाँ पर अब क्या पड़ा हुआ है इस दिन खड़े होकर? ये 15 जमा ये 15, 30। तो ये तो बहुत आसान काम है ना, यहाँ से दिखाता तो मुश्किल काम करवाया आपको आज, ठीक है। तो वर्किंग से पहचानना, वर्किंग से सीखना, क्योंकि देखें सवाल के अंदर हो सकता है वो आपसे डायरेक्ट नोट बनवाए, इसी वर्किंग से नोट बनाना है। फिर ये तो नहीं, हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होता कि हमें कहा उसने नोट है, नंबर उसके मिलने हैं और हम पहले वर्किंग करके उसके बाद फिर हम जनरल एंट्रीज करेंगे कि हमें तो एक्यूमुलेशन नहीं मिलनी है वैसे। तो ये टाइम वेस्टेज है, इतना टाइम नहीं होता है। जो स्पेसिफिकली सीख सारे काम रहे हैं, काम शुरू एंट्री से किसी ने एंट्रीज मांग ली थी,
बच्चे नोट के ऊपर लगे रहते हैं, एंट्रीज मांग ली थी, हम तो सीख एंट्री सही रहे हैं, लेकिन एंट्री से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल और फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम हर चीज वर्किंग से डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले आपको वर्किंग से एंट्रीज करवाई, उससे लेजर बनाया। लेजर की जरूरत नहीं होती, लेजर बेसिकली क्या है आज बताऊंगा, नोट को ही स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम लेजर भी यानी नोट भी डायरेक्ट बनाएंगे इस वर्किंग से इंशाल्लाह। हम एंट्रीज भी डायरेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सट्रैक्ट्स भी डायरेक्ट सीख रहे हैं। मैंने उस दिन कहा था आपको कि जो बुक वैल्यू के सामने फिगर्स आ रही है यही बैलेंस शीट में उठ कर जाती है, एक्सट्रैक्ट्स भी यहीं से बनाना सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ठीक है, सही है, लो जी हो गया। उसके बाद क्या करें आप बोले जी, रीवैल्यूएशन की एंट्री करनी है और जी एंट्री आपको वर्किंग खुद एंट्री करवाएगी। एसेट क्या हो रहा है, एसेट क्या हो रहा है, कम, क्रेडिट, सरप्लस की नेचर क्रेडिट है, क्या हो रहा है कम, तो मतलब डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नेगेटिव आ रही है मतलब लॉस। ठीक है, अब ये क्रेडिट वाला इसको बाद में बोल देंगे, ठीक है ना, वरना लिखने में आप ये तरतीब लिख लें, 2 लाइनें छोड़कर इसको पहले लिख लें, मुझे मसला नहीं है। लेकिन अब पता लग गया, थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है तो ठीक है। ऐसे देखें, सरप्लस डेबिट, पीएनएल में 20 डेबिट और एसेट 50 से क्रेडिट। सर को नई चीज भी करा देना, थक गए अब तो हम। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस में जो बैलेंस पड़ा है वो अब नहीं पड़ा, कितना था, गया, लॉस आया इसको खा गया, खत्म। ठीक है, अभी बच गया लॉस, तो बाकी लॉस वो बैलेंसिंग फिगर जो थी, वैसे मैंने लिख दिया, जरूरत तो नहीं, एंट्री में लिखा होता कितना 20 और एसिड क्रेडिट हो गया 50। ठीक है जी, उसके बाद अब क्या करें, अब ये एसिड डेप्रिशिएट हुआ है तो 31 दिसंबर 13 की शाम को ये एसिड डेप्रिशिएट 31 दिसंबर 14 पर इस एसिड को क्या कर दें, डेप्रिशिएट। एंट्री बोलो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से जी, 7 से। अब रीवैल्यूएशन हुई है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से एसिड कम हो गया ना, तो डेप्रिसिएशन ओरिजिनल हालात की निस्बत कम हो गई। नॉर्मल हालात में डेप्रिसिएशन कितनी थी, अगर कुछ ना हुआ होता 15 तो रिवैल्यूएशन के बाद वाली नॉर्मल हालात वाली नॉर्मल वाली डेप्रिसिएशन वही है जो असल में थी बगैर रीवैल्यूएशन के, कभी रिवैल्यूएशन हुई ना होती तो नॉर्मल हालात वाली डेप्रिसिएशन 10 रुपए थी, अब कितनी आई है 7, तो ये 3 रुपए से डेप्रिसिएशन कम हुई है। इससे कम होने से प्रॉफिट बढ़ नहीं गया, तो अगर प्रॉफिट का कम होना तकलीफ दे रहा था तो बढ़ना भी तकलीफ दे आपको, तकलीफ तो उसने दे दी। अब आपने कहा चलो प्रॉफिट कम हुआ है, सॉरी प्रॉफिट बढ़ा है, इसको कम करो और उस चीज को बढ़ाओ जिसकी वजह से ये कम हुआ है। अब मसला क्या आया, कम किस वजह से हुआ है, इसी 20 की लॉस की वजह से कम हुआ है। देखिए देखा जाए तो ठीक है, इसी 20 का लॉस भी पीएनएल के अंदर पड़ा हुआ है, यानी कि डेप्शन के कम होने की वजह भी पीएनएल के अंदर और डेप्शन भी पीएनएल के अंदर। तो हमने कहा था अल्टीमेटली होना क्या है, प्रॉफिट को बढ़ा दो, पीएनएल को बढ़ा दो, यानी रिटेन अर्निंग बढ़ाना, रिटेन अर्निंग को बढ़ा दो और रिटेन अर्निंग को ही कम कर लो। लेकिन ये सारी लॉजिक्स पर्चे में कहां काम आती, तो आप लोगों के दिल की तसल्ली के लिए मैंने कल टाइम लगाया था। आपके पर्चे के लिए सिर्फ इतनी सी बात जरूरी थी कि अगर सवाल के अंदर लॉस का बैलेंस आ रहा है पीएनएल में, तो ये जो प्लस की एंट्री है, इसकी ये प्लस की फिगर है, इसकी एंट्री नहीं होती, इसकी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने बस यहाँ पर एक क्रॉस लगा देना, क्रॉस पर्चे में क्रॉस नहीं लगाना, पर्चे में से जगह छोड़ देनी खाली, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, सही है। अच्छा, वैसे शायद रिक्वायरमेंट नहीं लिखी हुई थी कहां तक जाना है, लेकिन मैं 1 साल और आगे बढ़ता हूं ताकि वो भाई की बात भी और पक्की हो जाए। अब भाई साहब आगे फिर 6 साल कोई चेंज ना आए, हाइब्रिड वाले भाई, अभी यहाँ पे आपका फिर दिल कर सकता है कि आप 33 को पकड़ के 5 में डिवाइड करें, हाँ राउंडिंग कर ले, आंसर तो फिर भी वही होने, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, इस चीज में ना उलझें, अपने असूल को पक्का करें। क्या स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये फॉर्मूला सिर्फ इसलिए बदला कि रीवैल्यूएशन हो गई थी, अब वो वाला 120 नहीं रहा और वो वाली लाइफ भी नहीं रही, इसलिए हमने बुक वैल्यू नहीं, सॉरी रीवैल्यूड अमाउंट को पकड़ा और रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड किया। अब आगे अगर 6 साल दोबारा कभी रीवैल्यू ना हो एसिड, और दूसरी चीज जो कि आएगी इंशाल्लाह इसके साथ मिक्स होकर, चेंज इन एस्टीमेट भी ना आए और रिवैल्यूएशन भी दोबारा ना हो, तो अगले 6 साल तक ये 7 साल की डिडक्शन होकर ये एसिड क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए जानबूझकर ये फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं, 40/6 और 20/6। ठीक है, आप इसको 33/5 और 17/5 भी कर सकते हैं। ठीक है, राउंडिंग का डिफरेंस बस थोड़ा बहुत है, वो तो जाहिर है आपने राउंड करवाया, अगर आप ना राउंड करें तो ये 31 दिसंबर 15 की डेप्शन आ जाएगी और 31 दिसंबर 15 पर बुक वैल्यू। डेप्शन कितनी आ गई, वही 7, तो पर्चे में इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी दोबारा, लेकिन मैंने अपने अजीज दोस्त के लिए लिखी जिन्होंने सवाल किया था, आप सबका भी फायदा हो गया। 26 एंड 14 माइनस, बस काफी नहीं, क्योंकि तो वो आएगा आज 3 रिवैल्यूएशन इंशाल्लाह आएगा, वो तो भी सिखाया ना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। जी बेटा एक्सक्यूज्ड, सॉरी, डेप्शन ऐसे कम हुआ है ना, तो शॉर्ट डेप्शन कम हो गई है। नॉर्मल आम हालात में डेप्शन 10 होनी थी, डाउनवर्ड इवन की वजह से डेप्शन कितनी आई है 7, तो ये डेप्शन तो शॉर्ट होगी ना, कम हो गई, तो डेप्शन एक एक्सपेंस है, ये कम हो तो प्रॉफिट बढ़ता है। अब यहां से समझाया था असल में। ठीक है, अगर ये प्रॉफिट बढ़ गया इसकी वजह से, ये शॉर्ट डेप्शन की वजह से, कल बताया था, आए थे ना हफ्ते को, ये डेप्शन आम हालात वाली सवाल में 50 होनी थी, 45 हो गई, तो ये कमी की वजह से प्रॉफिट 5 में से बढ़ नहीं गया। बोलो, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है। अगर रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड ना होती और आम हालात वाली बगैर रिवैल्यूएशन की वाली डेप्शन होती तो कितनी होती, यहाँ पे 50, पर रिवैल्यूएशन की वजह से कितनी आ गई, डाउनवर्ड हुई ना, कम हो गई, 5 रुपए से प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि डेप्शन 5 रुपए से कम हुई। अब ये बढ़ा हुआ प्रॉफिट इधर आ गया, हमने कहा इस प्रॉफिट को 5 रुपए से कम करो कम, क्रेडिट नेचर की चीज है, कम करना है तो डेबिट रिटेन अर्निंग हमने कम कर ली, हमने कहा बढ़ाओ उस चीज को जिसकी वजह से ये कमी आई है, वो चीज भी इधर ही पड़ी है, अल्टीमेटली इसी के अंदर ही उसका असर है, तो अल्टीमेटली इसी को ही पे बढ़ाना पड़ेगा। तो रिटेन अर्निंग डेबिट रिटेन क्रेडिट की एंट्री मैंने कहा करने की जरूरत नहीं, ये मैंने सारी डिस्कशन की थी ना कल, ये बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा है।
जी डिस्पोजल ऐड नहीं हो सकता, डिस्पोजल इसका हो सकता है, होगा, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले सीधी से देख लो हैं। ये देखो, ये तो शादी वाली है ना, सिखाने के लिए। उसके बाद ये देखो, बिल्डिंग्स जो है रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करता है, ओह माय गॉड, रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए। ये मामला चले और फिर कहां गया, ये देखो, मोइन परचेज किया प्लांट, रीवैल्यूएशन हुई और फिर बिक गया। तो ये 65वें सवाल से कहानी शुरू होगी और फिर चलेगी और फिर चलती जाएगी, पर स्लोली स्लोली। नहीं, मैंने कहा ये एंट्री एक और कर लूं, फिर तस्वीर बना लें। ले जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। देखो भाई, 15 के साल में एसेट रीवैल्यू हुआ है, बोलो। वापस आ जाए आप अपनी पेन पे, दूसरे पे जी। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 जी, एसेट रीवैल्यू हुआ। मैं इसलिए चौथा साल जबरदस्ती कर रहा था। रीवैल्यूएशन हो तो ये दो एंट्रीज होती हैं, रीवैल्यूएशन ना हो तो ये दोनों एंट्रीज नहीं होती। लेकिन एसेट यूज होता है, डेफिसिट होता है। तो 31 दिसंबर 15 की शाम को डेप्रिसिएशन की एंट्री करके कर जाएंगे आप। वो एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और वही 7 रुपए, ठीक है। और दूसरी एंट्री भी नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर अगले साल एसेट दोबारा रीवैल्यू होता है तो क्या होना है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो मैं तो कहता हूं वर्किंग की अलग अगर पिक्चर ही लेनी है, वैसे आप लोगों ने किया तो हुआ है, तो बस देख लें तसल्ली के लिए। बाकी मैं चाह रहा हूं एंट्रीज की अलग तस्वीर हो, ताकि जरा जो बात मैं करना चाह रहा हूं वो सामने आ जाए इकट्ठी। बहुत टाइम लगा दिया आपने सवाल पे, मैंने तो इतनी देर तक वो अगला सवाल कराना था। चलो अब अगले में टाइम नहीं लगाएंगे ना, यहां तक तो स्पीड आएंगे, वो 2 साल वाला है। रीवैल्यूएशन हर साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, हमें अब उससे कोई सरोकार नहीं है, हमारे अपने असूल है, ठीक है। वर्किंग में एक लाइन छोड़ के रीवैल्यूएशन मॉडल के सरप्लस लॉस लिख देना, और एंट्रीज में पहले ट्रांसफर की, फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की। ट्रांसफर में क्या करना है, जितनी उस रीवैल्यूएशन के दिन तक की डेफिसिट एक्यूमुलेट हुई पड़ी उसको ट्रांसफर करना है, उसका असूल वर्किंग से सिखा दिया। तो बस अब जो मर्जी करता रहे सवाल में, तो ये काम बार बार। आज एक और सवाल करेंगे, उसमें तीसरी रीवैल्यूएशन भी है, उसके बाद कहानी मेरी तरफ से खत्म है। बस फिर क्या करना है, कल इंशाल्लाह ये रेंट पे रीवैल्यूएशन को ले जाएंगे, फिर कोई ऐसे एक दिन दरमियान में कर लेंगे, और आप देखेंगे कोई असूल नहीं बदल रहे। बस जरा आपको पक्का कर रहा हूँ, सीमेंट कर रहा हूँ। एंट्रीज आपने ऐसे बस ऐसे एंट्रीज बोलना सीखनी है, बस ये देख लें, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। अब कल आप लोगों की बारी होगी ऐसे एंट्रीज बोलने की। इधर देखो, ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट 100, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 10। आप एंट्री देख के टिक करते जाए। फिर डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 10, रीवैल्यूएशन हो रही है, ट्रांसफर की एंट्री यहां से नजर नहीं आएगी, यहां पे नजर नहीं आएगी। तो फिर मैंने यहां पे कहा था ऐसे एक्यूमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट, ये दो डेप्रिसिएशन इकट्ठी हुई पड़ी थी ना 20 से, ये यहां पे नजर नहीं आई। तो ये ट्रांसफर की एंट्री करने के बाद फिर वापस वर्किंग पे आए, एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 15 एंट्री करेंगे, यस। सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 5, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 15, यू सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 5। फिर रिवैल्यूएशन आ रही है, ओ रुको। अब ऐसे यहां से खड़े कर देखेंगे, इससे ऊपर नहीं जा सकते। इसके दरमियान ये दो डेप्रिसिएशन 30 रुपए से डेप्रिसिएशन इकट्ठी हो चुकी है, ट्रांसफर की एंट्री वर्किंग में नजर नहीं आती। तो एक्यूमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट ट्रांसफर हो गया, वर्किंग में नजर नहीं आई, क्योंकि वर्किंग बुक वैल्यू पे बताया था, ठीक है। उसके बाद एसेट क्रेडिट बोलना तो मुझे ऐसे ही, एसेट क्रेडिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और पीएनएल डेबिट। अब इसको सीधा करके लिख लेना, ठीक है। पीएनएल सरप्लस डेबिट, पीएनएल डेबिट और एसेट क्रेडिट। उसके बाद डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 7 से अगले साल, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 7 से अगले साल। ये तो मैंने बहुत रुक के एंट्रीज बोली, आपने रुके बगैर बोलनी है, ठीक है ना, सही है। ये देखा ना जी, अगर आप जी बेटा क्योंकि बेटा रीवैल्यूएशन लॉस आया है तो लॉस पीएनएल में पड़ा है, उसी लॉस की वजह से आपकी डेप्रिसिएशन कम आई है। तो जब लॉस की वजह भी उधर ही, मतलब शॉर्ट डेप्रिसिएशन की वजह भी पीएनएल के अंदर और शॉर्ट डेप्रिसिएशन भी पीएनएल के अंदर, तो फिर हम इसकी एंट्री नहीं करते, क्योंकि कोई दो चीजें हैं नहीं जो अलग अलग असरअंदाज हुए हैं। ये सारी बात जो मैंने कल की थी, अब हफ्ते को थी बेटा कहां से, तो ये देखें ना, डेप्रिसिएशन शॉर्ट नॉर्मल डेप्रिसिएशन 50 होती थी, आम हालात वाली डेप्रिसिएशन ज्यादा आई। इस साल में अपवर्ड रिवैल्यूएशन सरप्लस आने पर ही ये मामला होता है। तो अगर ये डेप्रिसिएशन ज्यादा आई है तो उस वजह से प्रॉफिट क्या हुआ है, कम। अब ये कम वाला प्रॉफिट इधर जाके अपने अब्बू को कहता है कि जी आपके समसाए की वजह से मुझे 50 रुपए का नुकसान हो गया। तो अब्बा जी ने वो नुकसान यहाँ से लेके वापस कर दिया, एंट्री कर ली, ठीक है। क्योंकि सरप्लस आउटसाइड पीएनएल था और उस वजह से जो डेप्रिसिएशन का असर, ज्यादा डेप्रिसिएशन थी, उसका असर जो है वो इनसाइड पीएनएल था। अब जब हम इस साल में आते हैं, जिस साल के अंदर लॉस आ रहा है आपको, तो लॉस कहां पड़ा है, इनसाइड पीएनएल। लॉस, क्योंकि लॉस तो फ्यूचर का भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, लॉस कहां पड़ा है, इनसाइड पीएनएल। अब इसी लॉस का मतलब क्या, एसेट कम हुआ, इतना कम हुआ कि आम हालात की डेप्रिसिएशन 5 रुपए से कम होगी। अब ये शॉर्ट डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, इसकी कमी प्रॉफिट को बढ़ा देती है। तो इस कमी की वजह से ये प्रॉफिट बढ़ा और बढ़ के इधर चला गया, और इसने जाकर कहा कि आज मुझे 5 रुपए का फायदा हुआ है, लेकिन जिस वजह से हुआ है अब्बा जी वो भी हमारा अपना ही बंदा है,
तो भाई ने कहा बेटा फिर चुप कर जाओ, किसी और को तो नहीं छेड़ा जा सकता, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है। बेसिकली क्या करना है, इस 5 रुपए से जो प्रॉफिट बढ़ा है डेप्रिसिएशन की कम होने की वजह से, इसकी वजह से अगर आपने इस प्रॉफिट को कम करना है तो वो भी यही काम करना है, और जिस चीज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे वो भी यही पे पड़ी है, तो इसलिए हमने इसको छेड़ा नहीं था। देखो 6वीं बार होगी हूँ, बार कोई मसला फिर भी पूछ सकते हो। ये मैंने जरा कलर्स कर दिए, मैंने कहा दूर से नजर आए, ठीक है। 10 का साल, 11 का साल, 12 का साल, 13 का साल, 14 का साल, 15 का साल, ठीक है। चलिए आगे, जरा कलर डिफरेंट हो जाए ना, जरा दूर दूर से समझ आ जाती है। असल में तो मैं आपको ये पिक्चर दिलवाना चाह रहा था कि आपको ये अच्छे तरीके से बात ज़हन नशीन हो जाए। ये रीवैल्यूएशन साल के शुरू में है ना, तो आपको रीवैल्यूएशन की दोनों एंट्री साल के शुरू में नजर आ रही है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज हैं, जब रीवैल्यूएशन होती है तो ये 2 एंट्रीज होती हैं, रीवैल्यूएशन नहीं होती तो नहीं होती, रीवैल्यूएशन होती है तो 2 एंट्रीज होती हैं, रीवैल्यूएशन नहीं होती तो नहीं होती। अगला असूल क्या याद कराया था, अगर रीवैल्यूएशन हुई और सरप्लस आया तो सरप्लस आने के बाद डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज होंगी, और जब तक वो सरप्लस पड़ा है डेप्रिसिएशन की 2 ही एंट्रीज हो रही हैं। और फिर तीसरे साल की रीवैल्यूएशन में सरप्लस का तिया पंचा हो गया, सरप्लस ना रहा, सरप्लस नहीं रहे, अब लॉस आने लग गया, तो जब लॉस आ जाएगा तो फिर डेप्रिसिएशन की एक ही एंट्री होगी, दूसरी एंट्री नहीं होगी। वर्किंग में +3 या +5 जो भी था वो क्यों लिखते हैं उसकी वजह भी बतानी है आज की क्लास के एंड तक, लेकिन जिनका टाइम सीएते दिलाता है पता नहीं। हाँ लेकिन ये है ना कि अब इतनी बात तो उस सवाल में भी है ना, तो रिपीट टेलीकास्ट चलनी है, टाइम ज़ाया करना है मेरा। हाँ जी चलें जाएं, ओके ओके ओके, इसको जरा थोड़ी देर के लिए पेंडिंग करें। वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये एक छोटी सी बात इसमें यह है कि इसमें लाइफ चेंज हो रही है, फर्क कोई नहीं पड़ता, हम बस रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे नहीं, लेकिन फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा, अब ज़्यादा टाइम ना इस पर लग जाए। मैं जरा चाह रहा हूँ कि 59 वाला सवाल हम कर लें, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 3 रिवैल्यूएशन आपके जो सवाल हैं, अगर बाद में लॉस आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये भी पता लग जाएगा आपको। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, प्रॉबेबली इसको उठाना पड़ेगा आज में कोई बात नहीं, उठा लेंगे। शुरू करें, देखते हैं। अच्छा जी, कोई मसला है यहाँ तक तो बता दें, वरना काम शुरू होने लगा है। कोई मसला हो भी तो इसी सवाल में पूछ लीजिए, कोई काम तो वही है। चेक कर लें, हमने ऐसे खरीदा यकम जनवरी 12 को, 500 की कॉस्ट है, 20 साल लाइफ है, फिर 12 भी गया, 13 भी गया, फिर 14 के साल में पहले दिन हुआ रिवैल्यू, फिर 14 गुजरा, 15 गुजरा, फिर 16 में, फिर 16 गुजरा, 17 गुजरा, 18 में, ठीक है। तो ये 2-2 साल के बाद रिवैल्यूएशन है। अच्छा साल बाद रिवैल्यूएशन है तो सवाल आसान होता है, 2 साल बाद वाला मुश्किल है थोड़ा सा, इसलिए मैं 2 साल वाला सिलेक्ट करके चल रहा हूँ इस पर, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, वर्किंग जर्नल एंट्री तुम कर लो पहले, तुम डायरेक्ट जर्नल एंट्री कर लो, तुम टार्जन, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा क्वेश्चन नंबर लिखेंगे ना, उसके बाद फिर वर्किंग शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बता दो मुझे, 59, बुक का पेज नंबर ही बता दो। ओके, जरा रेफरेंस के लिए जरा बेहतर हो जाते हैं आप जी। वर्किंग नंबर बुक में यहीं पे लिख देता हूँ, वर्किंग 1, डेट और डिस्क्रिप्शन, एसेट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। FR1 के अंदर बस ये वर्किंग यहीं तक ही है, फिगर्स तो छोटी सी है ना, रखी तो छोटी छोटी 3 सवालों में, इसीलिए कि इनको ना लिखते रहें एंट्रीज को समझने की बजाय। सर वो मिलियन है, वो 1000 है, सर हमने पूरा लिखना है। चलें जी, काम शुरू करें, जगह बहुत तंग है, गुंजाइश कोई नहीं है, इंच इंच की भी, सीधी रहो, लाइन फिर सीधी नहीं रहती, भाग जाती है। ले जी स्टार्ट करें, कब से एसेट आया, यकम जनवरी 12 पर एसेट आया, कॉस्ट 500 है, लाइफ 20 साल है, तो 31 दिसंबर 12 पर इसको डेप्रिशिएट करें 500/20, आंसर बुक वैल्यू 475। भाई बस साल बदले तो मुझसे मार्कर बदलवा लेना, ठीक है। ऐसे जरा दूसरे नजर आए। हाँ जी, मैं तो कहता हूँ सारी वर्किंग पूरी करना ले, एक बार आज वर्किंग पूरी कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसकी एंट्रीज करते हैं। जरा आप इस तरह से चले ना, क्योंकि ज्यादा इफेक्टिव वे है कि फटाफट सारी वर्किंग करो और फिर फटाफट उसकी एंट्रीज पोस्ट करो, अगर आपकी इजाजत है तो, वरना मैं फिर भी वैसे चल सकता हूँ। चले फिर। अच्छा अब जी, अगला साल आया, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही, 13 अमन में ही है, 14 में रिवैल्यूएशन हो रही है, वो 14 में पहुंच के देखेंगे कहाँ हो रही है। कल जब मिसाल के तौर पे 14 में रिवैल्यूएशन होती और साल के एंड पे होती, जैसे कल होगा, तो क्या करते, रिवैल्यूएशन के दिन पहुंचाना है पहले एसेट को, ये याद रखना। अगर 31 दिसंबर 14 पर रिवैल्यूएशन होती तो हम 14 की भी डेप्रिसिएशन चार्ज करके पहले उसको 31 दिसंबर 14 पे लेकर आते और फिर देखते क्या हुआ, ठीक है, तो सही है ना। अच्छा नहीं जी, 31 दिसंबर 2013, भाई ये ब्लू नजर आ रहा है, एंड वालों जरा बताना, एंड वालों आपको नजर आ रहा है, सही है। हाइब्रिड वालों हाथ खड़ा कर दो, दूसरे में नजर आ जाए, ओके सही है जी। डेप्रिसिएशन के लिए दोबारा नहीं लिखना चाहिए, टाइम में जाना चाहिए फॉर्मूला, लेकिन क्या करूंगा अब यहाँ पे मेरे दोस्त हाइब्रिड वाले, जिनकी वजह से बाकी सबको ये बात भी पता चली, उनको दुआ भी दीजिएगा। अगर आप 475 को 19 से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड की यही खसूसियत है। ये 475 को डिवाइड बाय 19 करें तब भी आपका 25 ही आएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन की खसूसियत है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप इस तरफ जाएं, क्योंकि मैंने आपको 2 मेथड अलग अलग याद कैसे करवाए हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट रेलेवेंट रहती है हर साल, और रिड्यूसिंग बैलेंस में बुक वैल्यू चाहिए होती है, तो जरा फर्क रहे, इसलिए मैं उधर बुक वैल्यू का नाम नहीं लेता रिमेनिंग लाइफ के साथ, ये ना हो आप कंफ्यूज कर जाएं कभी दोनों मेथड्स को, ठीक है। पक्का याद रहे, स्ट्रेट लाइन में रेलेवेंट क्या है, कॉस्ट, और रिड्यूसिंग बैलेंस में सब्सिक्वेंट ईयर में बुक वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना, सही है जी। 25 हो गया और 450, 31 दिसंबर 2013। अब जनाब यकम जनवरी 14 आ गया,
और एसेट क्या हो रहा है, रीवैल्यू। एसेट को उठाकर ले जाना है 800 पे, ठीक है। तो एसेट को रीवैल्यू करना है, तो एक लाइन खाली छोड़े और रीवैल्यूड अमाउंट लिखे। लाल भी नजर आ रहा है, लाल है ना, अच्छा जी। गुजर गया वो मौसम यार, तो मेरा बहुत फेवरेट फल है वैसे जी। रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे कितनी जी, ये मैं अलग अलग कलर से इसलिए कर रहा हूं कि आपको आराम से दूर से नजर आए कौन से साल की एंट्रीज हम कर रहे हैं जी। 350 से एसेट बढ़ गया, 800 कितना था, तो सरप्लस आया ना, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये आपने यहां पर बैलेंसिंग फिगर लिखा। अब ये सरप्लस है तो सरप्लस के कॉलम में इसको लिख लो, ठीक है। अब हो गया एसेट रीवैल्यू। अब क्या करना है, अब क्या, अब इसको डेप्रीशिएट कर लें। डेप्रीशिएट करना है तो रीवैल्यूड अमाउंट को पकड़ना है और रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है। और रिमेनिंग लाइफ निकालनी किस दिन खड़े होकर है, नहीं आप 18 यकम यानी 14 यकम नहीं 15 ये ना बोला करें, बल्कि आप असूल बोला करें, क्योंकि असूलों से सवाल बनेगा, डेट तो बदलती रहेगी, असूल याद होना जरूरी है, ठीक है ना। तो रिमेनिंग लाइफ निकालनी है किस दिन खड़े होकर, रीवैल्यूएशन के दिन, जो लेटेस्ट रीवैल्यूएशन है उस दिन खड़े होकर, ठीक है ना। तो लेटेस्ट रीवैल्यूएशन किस दिन हुई है, अभी जो हुई है यकम जनवरी 14, तो यहाँ खड़े होकर आपने लाइफ निकालनी है। आपने कहा यकम जनवरी 12 से यकम जनवरी 14 तक ऐसे 2 साल जिंदगी गुजार चुका। और सवाल ने ये तो नहीं कहा कि ओरिजिनल वाली लाइफ में कोई चेंज है, सवाल में लिखा हुआ करेगा सवाल में अगर चेंज तो वो खुद बताएगा, बल्कि वो तो ये भी बताता है कि कोई चेंज नहीं है। मैं आपको अपने पास पेपर का सवाल दिखाऊं एग्जाम लेवल का, हर सवाल में लिखा होता है कि रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हैं और उन्होंने एसेट को रिवैल्यू किया है, उठा के इतने पे ले गए हैं और देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ। का मतलब क्या है कि जो 20 था वो 20 ही है, ये नहीं कि वो 20 ही यूज किए जाओ आगे, नहीं, उसका मतलब ये कि ओरिजिनल लाइफ में कोई चेंज नहीं है, रिमेनिंग आपने खुद निकालनी है, ठीक है। तो 2 साल गुजर गए, 20 में से बाकी कितने, 18, ये तो हो गया हशर। 350 बटा 18 नशर भी कर दो जी, 44.4 करें। अच्छा राउंडिंग का थोड़ा सा फर्क आ जाए, एंड पे कोई एंड तक जाता है तो वो माफ कर देना, फिर चलने दो, क्या ख्याल है। 44 और 19, क्योंकि आपको अब ये मसला भी आएगा ना, आम हालात में 25 आ रही थी, आम हालात में 25 आ रही थी, 44 हो गई, तो कितनी ज्यादा हुई है अब 25 और अच्छा बनता भी 19 ही है। चलो शुक्र है, फिर तो खैर है, राउंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बस ठीक है, उधर भी 4 था ना, ठीक है, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, जज़ाकल्लाह। आप लोगों ने मुझे जो है ना सिफरों के दुख से आजाद कर दिया जी। 756 331, दिस इज बुक वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 14। अब अगली रिवैल्यू कब हो रही है, बस एक ही टेंशन अब मुझे हो रही है, वो जो बुझो तो जाने, एक मिनट मुझे सब एक ही टेंशन है इस वक्त, बुझो तो जाने नहीं, अल्लाह करे मेरा यहां तक सवाल पूरा हो जाए। मार्कर 3 बहुत हैं, अभी ग्रीन भी होता है यार, ग्रीन मुझे दिया नहीं किसी ने, चलो खैर हम फिर शुरू कर देते हैं नए सिरे से, ब्लैक से, ब्लैक ब्लू रेड पूरा हो जाएगा काम, ठीक है जी भाई। तो कुछ है भाई 15 में कुछ हुआ, 15 में कुछ ना हुआ, लेकिन एसेट तो इस्तेमाल, ये 16 में रिवर्स हुई ना, एसेट तो इस्तेमाल हुआ, तो एसेट को डेप्रीशिएट करो। और आप लोगों को पक्का याद रह जाए, मैंने दोबारा फॉर्मूला लिखा, हालांकि लिखने की जरूरत, और यहाँ पे अगेन रूल वो लग सकता था 756 बटा 17 करने पर भी आंसर वही आएगा, लेकिन हम ऐसा ना करेंगे, क्योंकि हम तो ये याद करना चाह रहे हैं कि एसिड को नहीं, एसिड स्ट्रेट लाइन के अंदर एसिड के डेफिनेशन का फॉर्मूला हम चेंज नहीं करते। एक बार कर दिया तो मजबूरी थी ना, वैल्यू ही बदल गई, लाइफ बदल गई, लेकिन अब ऑनवर्ड्स 18 साल तक कुछ ना आए चेंज, कोई एस्टिमेट में चेंज ना हो, कोई रिवैल्यूएशन ना हो, तो यही फॉर्मूला और यही डेप्रिसिएशन चलती जाएगी, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2015 पर ये डेप्रिसिएशन चार्ज की, तो 31 दिसंबर 15 की बुक वैल्यू आ गई जी, वही 44 और वही 19, 712 312, ठीक है जी। थोड़ा भाई आप ऊपर हो जाए, मुझे लगता है वो तो बड़ा खुला लिख के आए हैं, जरा ध्यान कर लेते कम। ऐसे ही होता है जब बंदे के पास थोड़ा हाथ खुला रख के चलने के बजाय जब मामला गड़बड़ होता है तो कोई नहीं, उस वक्त बंदा म्याना रवि भी इख्तियार कर सकता है जी। चादर देखकर पाँव पर, चादर फैली हुई थी तो पाँव फैलाते गए और थोड़े से समेट लें। हाँ जी, अब 16 का साल आ गया, कलर कौन सा अब आ गया, ब्लू की बारी आ गई, बिल्लू जी। यकम जनवरी 16 पर एसिड क्या हो रहा है, रिवैल्यू। कितना बोरिंग काम है ना, हमें सीखे सर रिवैल्यूएशन बस करें, है ना, सही अच्छी बात है। अब यहीं से तो आपको याद होना शुरू होंगी चीजें जी। एक लाइन खाली छोड़ दें और अपने दिमाग की तरह खाली जैसे बिल्कुल, रीवैल्यूड अमाउंट लिख लें। कितनी है रिवैल्यूड अमाउंट, 200, ओए लॉस है 462 का लॉस आ गया, तो रीवैल्यूएशन पर आपको लॉस आ गया। कोई ना खैर जिंदगी है, खुशियां भी आती रहती हैं, गम भी आते रहते हैं, अल्लाह की तरफ से है, खुशियां भी अल्लाह की तरफ से ही हैं, गम भी आ गए, कोई बात नहीं, हर हाल में शुक्र करना है ना। अब ये गम जो आए, इन्होंने देखा कोई इनकी जिंदगी में बची कुछ खुशियां तो नहीं पड़ी हुई, तो लॉस नहीं था, मैंने आपका लॉस था, इसने आके मतलब पहाड़ थे पहाड़ गमों के, इन्होंने कोई बात नहीं, आज तो आपको बताऊंगा मैं, तकदीर है ना, देखो रुपया है इंशाल्लाह, कोई नहीं, पहाड़ आए गमों के तो फिर ये भी जाएंगे इंशाल्लाह, ये कोई चीज दुनिया में परमानेंट तो नहीं है ना। आज तीसरी रिवैल्यूएशन है, ठीक है जी बेटा, ये गया
ये तो खत्म हो गया, लॉस अभी भी पड़ा है, कहां ले जाए फिर? P&L में कितना? 150 का लॉस। लो जी, कोई मसला? अच्छा मैं तो कहता हूं वहां तक एंट्रीज कर ले, फिर ये काम ना करें, चलने दें। अच्छा चलो 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 जी। उसके बाद अब डेप्रिसिएशन करनी है, कैलकुलेट। तो क्यों नका एसेट फिर बदल गया, चना नचा। अब वो वाली रीवैल्यूड अमाउंट भी नहीं चलेगी पिछली वाली, और वो वाली लाइफ भी नहीं, ठीक है। और भाई ने कहा ये वाला पार्ट भी नहीं चलेगा, कर दें दूसरा पार्ट।